बायो जी आपका छूटा होगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। आपको पता है कि बायोलॉजी से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको पता है 25 क्वेश्चन तो आना ही आना है साइंस से, है ना। 25 से 30 आते हैं, बट चलो मिनिमम मान लो 25 तो आना ही आना है। और 25 आना है तो 10 से 12 आपके बायोलॉजी में आएंगे, 3 से 4 5 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं केमिस्ट्री से। बाकी जो बचते हैं सारे, वैसे फिजिक्स से भी 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखो पहले 25 क्वेश्चन आता था, और जब 25 क्वेश्चन आता था तो आपको जो है फिजिक्स से क्वेश्चन जो है 4-5 ही आते थे। अभी क्या हो रहा है कि क्वेश्चन लगभग 30 की ओर मूव कर रहे हैं, तो जो 30 की ओर बढ़ रहा है उसमें वो धीरे धीरे पेजेस का पोर्शन बढ़ा रहा है, तो 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से चीजें शुरू करेंगे, और सिलेबस का तो पता ही है आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सिलेबस डिस्कस भी किया था उस टाइम पे जो हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, अभी जो है हम लोग बात करेंगे, ये हमारा एक टॉपिक है, इसमें मेनली देखो कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसिड बेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और एटम। ये सारे कुछ आपके टॉपिक हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर यानी पदार्थ की। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं कि हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का अपना एक मास होता है, यानी जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे, वही क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है। जैसे चाहे वो पानी हो, या फिर जो है आपका ये बोर्ड है, ठीक है, ये एसी है, कुछ भी है ना, गैसेज हैं कोई, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का क्या है, द्रव्यमान है, और ये जगह घेरती है। हर वो वस्तु क्या है, मैटर है, पदार्थ है। मैटर की अगर बात की जाए तो जो हमारा मैटर है ये कुछ अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं बोलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं तो देखो ऐसे तो कई ढेर सारी हैं, लगभग 35 पदार्थ की अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें जो मेनली बात करनी है वो 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करनी है, 5 अवस्थाओं के बारे में बात करनी है, जो कि हमारा होता है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना भी जरूरी है, जो कि हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। पहली अवस्था हमारी क्या है, सॉलिड है, जिसे आप ठोस बोलते हैं। लिक्विड द्रव, गैस, चौथी स्थिति है प्लाज्मा। और पांचवी स्टेट हमारी है बीईसी, जिसे हम बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट के से जानते हैं। ये हमारी मैटर की 5 स्टेट हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी है। सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, इन तीनों सीक्वेंस में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछे मैटर की चौथी स्थिति स्टेट कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको प्लाज्मा बताना है, और जब भी पूछा जाए कि पांचवी स्टेट कौन सी है, तो आपको बीईसी के बारे में बताना है। ठीक है, सब एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सॉलिड की, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, सॉलिड की बात क्या है, आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि ठोस हैं, वो क्या है, सॉलिड।
जिसमें अपना जो शेप है वो फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेप क्या है, फिक्स है, ठीक है, जो भी शेप है फिक्स है। उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ये शेप के हिसाब से ही जगह ले रही है। अगर मान लो हम पूरा खाली कर दें पूरा रूम और उसके बाद में जो है केवल इसी बॉक्स को रखे, तो क्या पूरा जगह घेर लेगी ये? नहीं। इसको जितनी जगह इतनी अभी चाहिए मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है, इसे उसने जगह से एक मतलब है, क्योंकि पूरा रूम खाली कर दीजिए, पूरा अर्थ खाली करके यही छोड़ दीजिए, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे बस उतना ही स्पेस चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर के इनका वॉल्यूम भी यानी आयतन भी फिक्स होता है और इनकी आकार भी फिक्स होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, और लिक्विड की अगर आपसे बात की जाए, जो लिक्विड होता है इसका हाँ, इसका शेप फिक्स नहीं होता। दरअसल बॉटल निकाले ना, बॉटल पे ऐड क्यों करना, अब यही रखी है, ट्रांसपेरेंट भी है। चलिए इसका रैपर हटा दें, कौन सा हमें इनके प्रमोशन के पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा लिक्विड है। क्या इसका शेप फिक्स है? अभी कुछ और है, अभी कुछ और हो गया, अब कुछ और हो गया। यानी जैसा हम इसको कंटेनर देंगे वैसा इसका शेप हो जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। आधे लीटर की बॉटल है और इसमें मुझे लग रहा है लगभग 270 ml या 250 ml के अप्रॉक्स पानी है। जितना पानी यहाँ पर है इसे बस उतने ही जगह से मतलब है, बाकी की जगह से कोई मतलब नहीं है। स्पेस हमेशा आपको ये खाली दिख रहा है। इस पानी को उठा करके हम उस बकेट में भर दें या फिर हम एक बहुत बड़े से ड्रम में भर दें, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। नीले ड्रम में भर दें, नीले ड्रम में भी भरने से कोई फायदा नहीं है, उतनी ही जगह लेगा, बाकी का स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। यानी शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। यहाँ जो सॉलिड होता है हमारा, इसका आकार और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, फिक्स है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। और जहां पर ज्यादा लेंथी होगा वहां पर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। और इसकी अगर बात करें लिक्विड की, तो इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम यानी आयतन क्या है, फिक्स है, ठीक है। गैस की अगर बात की जाए तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों भी फिक्स नहीं है। जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेगा, ठीक है। आप देखते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको गुब्बारे नजर आते हैं, ठीक है, और उसमें ये शेप ले लेते हैं। और आप देखते होंगे कि आप घर में आपने अगरबत्ती जलाई घर के किसी एक जगह पे और पूरे कमरे में फैल गई, इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स पूरे घर में फैल गए। और उसके पार्टिकल्स अगर पूरे घर में फैल गए, इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं, जितनी जगह मिल रही है वो उसको ये घेरता जा रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि जो सॉलिड है या लिक्विड गैस, इसमें ये सारी डिफरेंसेस आए क्यों, इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है इनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। दरअसल जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच में स्थान पाया जाता है जिसे हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं। ये जो अंतर आणविक स्थान होता है, वो जो स्थान होता है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता, ठीक है। जो हमारा सॉलिड होता है यहाँ पर ये स्थान मौजूद नहीं होता है। अगर होता है तो इतना कम होता है कि हम मान लेते हैं है ही नहीं, ठीक है। जो गैसेस होते हैं इनके अणुओं के बीच, सॉरी जो लिक्विड होता है इनके अणुओं के बीच में स्थान होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैसेस से कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर स्थित होते हैं गैसेस में, यानी यहाँ पर अणुओं के स्थान बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर आणविक स्थान नहीं है, इसका मतलब इनके अणु पास पास व्यवस्थित है और एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरह से आकर्षित किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल जो होता है ये
सर्वाधिक होता है, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। अणु जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बीच का आकर्षण बल भी कम होता जाएगा। यानी जो लिक्विड है यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कम है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, और यहाँ पर सबसे कम होगा क्योंकि अणुओं के बीच में स्थान सबसे ज्यादा है इसीलिए आकर्षण बल सबसे कम, ठीक है। अब जो ठोस होते हैं क्या हम इन पर दबाव डाल सकते हैं, तो सॉलिड पे हम दबाव नहीं डाल सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। अगर बात की जाए गैसेस की तो गैसों में सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर दबाव नहीं, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक दबाव यही होगा। क्यों, क्योंकि दबाव अगर हम किसी पे डालेंगे तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगी। अब यहाँ पर क्या है, लिक्विड के या गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, अगर अब हमने इनको ऊपर प्रेशर डाला तो ये थोड़े से और नजदीक आएंगे, यानी इन पर प्रेशर काम कर रहा है, लेकिन वहां पर स्पेस है ही नहीं, मूव करने की जगह ही नहीं है, तो उन पर दबाव काम नहीं करता। यानी हम कह सकते हैं ये रिजिड होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, बाकी चीजें दृढ़ नहीं है, ठीक है, ये कैसे हैं, दृढ़, ठीक। अब यहाँ पर जो है एक बात आती है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण यानी डिफ्यूजन होता क्या है, तो इसकी अगर आपसे बात की जाए ये क्या है, देखिएगा किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है विसरण, अधिक से कम सांद्रता की ओर किसी चीज की गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, जो कि यहाँ पर नहीं होती है, ना के बराबर होती है। कहने का मतलब है अगर आपने कोई सॉलिड पार्टिकल दो रखे, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो क्या वो ज्यादा से कम की ओर मूव किया, नहीं किया। लेकिन अगर यही बात आप लिक्विड में रख दो तो हो जाएगा, और गैसेस में सबसे अधिक होगा। लिक्विड का एग्जांपल देखो, जैसे आप लोग चना भिगोते हो तो, या किशमिश है, बहुत सारी चीजें आप भिगो के खाते हो, बादाम खाते हो, तो जो हमारा सीड था पहले उसमें जो है पानी का कंसंट्रेशन कम था, ड्राई था, वो ना चना है बादाम है सब क्या है, ड्राई है। अब जब हमने उसमें कटोरी में पानी भरा तो कटोरी में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, या जो हम बीज ले रहे हैं उसका ज्यादा है, पानी ज्यादा कहाँ है, बादाम या चने में, या फिर जो है पानी का बर्तन हमने लिया उसमें, पानी के बर्तन में पानी ज्यादा है, फिर हम उसमें क्या करेंगे, अपना जो भी भिगो रहे हैं उसको डाल देंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वो चीजें सूखी हैं, इसका मतलब वहां पर पानी का कंसंट्रेशन कम है। पानी क्या करेगा, ज्यादा से कम की ओर गति करेगा, यानी वो कंटेनर से किसमें घुस जाएगा, हमारे जो भी हमने भिगोया है उसमें चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, इसका एग्जांपल फिर वही है कि आप अगरबत्ती जलाते हो या घर में खाना बनाते हो, थोड़ी देर में देखते हैं ये सारी चीजें पूरे घर में फैल जाती हैं, क्योंकि इनमें जो है कंसंट्रेशन बहुत ही हाई से लो की ओर जल्दी ही मूव कर जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर बात की जाए कि जो हमारे सॉलिड होते हैं क्या ये बह सकते हैं, फ्लो नहीं होंगे ना, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहाव नहीं होता है, लिक्विड में होता है, आप देखते हैं बहुत पानी बह रहा है, ठीक है, कि बहने के लिए क्या चाहिए, बहने के लिए जगह चाहिए, भाई जब तक जगह नहीं मिलेगी कोई बहेगा नहीं, बहेगा ना। अब मान लीजिए तैरेगा, अब तैरने के लिए भी क्या चाहिए, जगह चाहिए, मान लो 10 15 20 लोगों को एकदम पास पास खड़ा कर दिया गया, अब कहा जाए तैरो, तो कोई तैर सकता है, नहीं, तैरने के लिए हाथ पैर आगे पीछे करना पड़ेगा। तो वैसे ये मॉलिक्यूल्स जब भी तैरते हैं, फ्लो करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स को भी जगह चाहिए होती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नहीं होगा तो वो फ्लो कैसे करेगा, और जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा ये बेहतरीन तरीके से फ्लो करेंगे। तो लिक्विड में बहाव होता है, और मैक्सिमम फ्लो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, गैस में। और आजकल एग्जांपल भी देख रहे होंगे ना, आंधी उंधी आ रही उड़ा ले जा रही है अच्छे अच्छे को, हाँ आपके यहाँ भी हुआ था ना, आंधी, इतने सारे लोग मर गए थे उसमें से, फुटबॉल की तरह उड़ रहे थे, हाँ हाँ, तो वही बात है ना, तो फिर ऐसे ही होता रहता है, कपड़े उपड़े देखो आराम से उड़ा के लेके जाती है आंधी आजकल।
तो सबसे ज्यादा फ्लो कहाँ पर देखने को मिलेगा? गैस में देखने को मिलेगा। ये कुछ जनरल डिफरेंसेस हो गए सॉलिड, लिक्विड और गैस से, ये अंडरस्टूड है, लेकिन बेसिक से बात कर रहे हैं इसलिए सब चीज का पता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्या हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को इन एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी क्या हम ठोस को द्रव बना सकते हैं या द्रव को हम गैस बना सकते हैं, या हम गैस को द्रव और फिर द्रव को ठोस बना सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें कि सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर दें? लिक्विड में। हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। और हम चाहें तो लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है फ्यूजन। क्या कहलाती है? फ्यूजन कहलाती है या संलयन कहलाती है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। अल्टीमेटली हमें देना क्या है? हीट ही तो देना है, गर्म ही करेंगे, और गर्म करेंगे तो प्रोसेस क्या है? फ्यूजन कहलाएगी। जब हम लिक्विड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? हीट ही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना। और जब लिक्विड को गैस में परिवर्तित करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाती है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, अब हम चाहें कि गैस को लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? गैस को लिक्विड में ठंडा कर दें। कैसे? आपने खाना बनाया कभी, और जब खाना गर्म होता तो आप ढक देती हैं, और ढकने के बाद ढक्कन उठा के देखें तो उसके ऊपर पानी की बूंदें रहती हैं। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? जो भाप थी, वेपर निकली थी, वही ढक्कन से टकरा के ठंडी हो गई। यानी हम इसको क्या करेंगे? गैस को अगर ठंडा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? लिक्विड। और ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है? फ्रीज करना, फ्रिज में उठा के रख दो। ठीक है, यानी जमा देंगे अगर हम किसी चीज को तो वो द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर सॉलिड के रूप में हमने किसको यूज किया है? तो याद रखिएगा, सॉलिड के रूप में हमने आइस यानी बर्फ को यूज किया है। उसके बाद अगर बात की जाए लिक्विड के रूप में हमने क्या यूज किया है, तो याद रखिएगा लिक्विड के रूप में हमारा वाटर है, पानी है, और गैस के रूप में वेपर यानी वाष्प है। अभी है तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है ना, कि अगर हम उनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये हो जाता है। अब क्या हम चाहें किसी सॉलिड को सीधा गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी ये सॉलिड हो और इसको हम लिक्विड में ना कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट कर दें? सीधा गैस में कन्वर्ट कर सके, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर हमारा कोई भी सॉलिड सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कपूर, उसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स। ये नेफ्थलीन बॉल देखिए कभी? देखिए, पता नहीं है कौन। आजकल आप वॉशरूम में जाते हैं, छोटी छोटी गोलियां दिखाई देती है, हुनैन की गोली जिसे बोलते हैं, व्हाइट कलर की, है ना। यही गोली मम्मी ठंडी का कपड़ा बचाने के लिए रखती है। यही क्या है? नेफ्थलीन बॉल है। ठीक है, ये इसे फुनैन की गोली भी कहते हैं, है ना, कुछ लोग फिनाइल की गोली कहते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं? इसको सिंक वगैरह में डाल दो, कीड़े वगैरह नहीं आते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये गायब आपको मिलेगा, है ना। आपने डाला, अभी आप इसको धूप में छत पे डाल दो, 3-4 दिन में आपको गायब मिलेगी, आप लोग कोई उठा ले गया।
ठीक है। तो आप डालिएगा, देखिएगा धीरे धीरे आप कहीं ऐसे ही डालेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे छोटी होती जाती है। जितना ज्यादा धूप का एक्सपोजर मिलेगा उतनी जल्दी जो है ये गायब हो जाएगी। तो ये भी सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। उसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है तो याद रखेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम खाते हैं तो जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वो जो शॉप वाला कंटेनर जिसमें उसने आइसक्रीम फ्रीजर रखा है खोलता है तो फ्रीजर आप देखेंगे उससे बहुत ऐसा लगता है कुछ बाहर निकल रहा है ना, कुछ वेपर्स ही आपको निकलती हुई दिख रही होती है। वो क्या होती है, ड्राई आइस होती है। इसका टेम्परेचर जो है माइनस में होता है। तो इससे जो है जो नॉर्मल आइस होती है वो हमारी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और वो इतनी ठंडी नहीं होती है। इसीलिए जो है किसमें रखा आता है, ड्राई आइस में रखा जाता है। शादी वगैरह में देखा होगा तो बहुत लोग स्मोकी एंट्री लेते हैं, धुआं धुआं एंट्री लेते हैं ना, दुल्हन आ रही खूब धुआं धुआं सा हो रहा है, टीवी में स्वर्ग की सीन दिखाई देती है पूरी धुआं धुआं सी। तो वो जो सारी सीन्स होती है ना उसमें भी किसका यूज किया जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के रख दिया जाता है और जिसकी वजह से काफी धुआं धुआं सा महसूस होता है। तो वहां पर वो क्या है, सॉलिड से सीधा किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, गैस में परिवर्तित हो रही होती है। तो ये सारा एग्जाम्पल होता है सब्लिमेशन का। अच्छा, क्या हम चाहें तो गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन को हम बोलते हैं निक्षेपण। डिपोजिशन को निक्षेपण बोलते हैं। अब ये जो डिपोजिशन होता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सीधा गैस टू सॉलिड चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कालिख, सूट इन चिमनी जिसे हम बोलते हैं। दरअसल आपने कभी लालटेन जलते हुए देखा है, और जब आपने लालटेन जलते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा जो लालटेन के किनारे जो है मतलब एक शीशा लगा हुआ होता है जो कवर करने का काम हुआ, हाँ काला काला जमा हो जाता है। तो जो भी उसका धुआं वगैरह है, ठीक है, वो उसमें जो है उसमें गैस भी रिलीज होती है जब जलता है तो वो सब जाकर के उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चिमनी की कालिख बोलते हैं। ठीक है, एक तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाता है बर्फबारी, स्नोफॉल। अब स्नोफॉल कैसे इसका एग्जाम्पल हुआ, अब आप लोगों को बारिश का कॉन्सेप्ट तो पता होगा, ठीक है, कि हमारे आसपास की जो भी नदी झरने है सब इसका पानी क्या होता है, इवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है और फिर आसपास के वातावरण में रहता है। जब हवा चलती है तो ये ऊपर उठता है और जब ये ऊपर उठता है तो आपको पता है ऊपर टेम्परेचर लो होता है, धीरे धीरे जो है ये वाष्प इकट्ठी होती है, जल कणिकाएं बनाती हैं, फिर यही जल कणिकाएं इकट्ठा होकर के बादल बनाती हैं और फिर जो है पानी की बड़ी बूंदें बनती है और आकर के वो धरती पर गिर जाती है। ऐसे ही होती है बारिश। अब होता क्या है कि ये स्नोफॉल आपको कब देखने को मिलेगा, ठंडी में देखने को मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि अभी भी प्रोसेस सेम है, वाष्पीकृत हुआ और ये पानी जो है उसके बाद वेपर है और हवा चली और ये ऊपर उठा
ऊपर टेम्परेचर कितना है, तो याद रखेंगे ठंडी का दिन है, टेम्परेचर किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। अब इसको परिवर्तित किस में होना था, परिवर्तित होना था पानी में। भाई वेपर है, टेम्परेचर ठंडा मिला, तो कन्वर्ट किस में होगा, पानी में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम वेपर को ठंडा करते हैं तो पानी में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, माइनस में है, तो उसे पानी में परिवर्तित होने का मौका ही नहीं मिला, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। और यही आइस अब आकर के धरती पर गिरती। ठीक है, तो बर्फबारी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, डिपोजिशन की हो गई। उसके अलावा यहां पर देखो, अब एक टर्म हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसे आप एमपी बोलते हैं, गलनांक। गलनांक क्या होगा, जिस ताप पर कोई चीज ठोस से यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जिस भी टेम्परेचर पर, है ना, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, जिस तापमान पर कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। और हर एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना, यानी गलना, तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा यही क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो चलती फिरती चीजों में होगी, रुकी हुई चीजों में नहीं होती है। अब बताओ ठोस रुका है कि चलता है, रुका हुआ होता है। इसका मतलब सबसे कम गतिज ऊर्जा कहाँ होगी, ठोस में होगी, और सबसे अधिक कहाँ पर होगी, गैस में होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा जो है सॉलिड की सबसे कम, फिर लिक्विड, और गैस में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसमें यह भी है कि गतिज ऊर्जा ठहरे हुए पानी में ज्यादा होगी या गर्म पानी में ज्यादा, ठंडे पानी में या गर्म पानी, गर्म पानी में। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं उसके अणु जो है मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा गर्म पानी में ठंडे पानी की अपेक्षा ज्यादा होगी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक टर्म आपका आता है लैटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है, छुपी हुई उष्मा। ये कैसी उष्मा है, गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा। अब छिपी हुई उष्मा कहाँ मिलती है, तो छिपी हुई उष्मा आपको जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो भी मिलती है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, कोई आइस एक कंटेनर किया है, और इस कंटेनर में आपने क्या लिया है, आइस लिया है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर दे करके आप इस आइस को क्या करोगे, मेल्ट करने का प्रयास। और जब मेल्ट करोगे तो इसमें जाहिर सी बात है पानी आएगा। जब आप टेम्परेचर चेक करोगे तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर आपको सेम मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, पानी गर्म दे रहे, आइस लिए हो, आइस को मेल्ट करा रहे हो, और आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो लिक्विड है इसका
टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आप कह सकते हैं कोई ठोस लिक्विड में बदलता है और कोई लिक्विड ठोस में नहीं, गैस में। लिक्विड यानी बर्फ का जमाने का पॉइंट और गलने का पॉइंट दोनों क्या है सेम है 0। हर एक लिक्विड की बात नहीं है, कोई भी मत लिखना, जल लिखना, ठीक है। जल का गलनांक और जल का जमांक दोनों कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब भी हम आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, और हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर देने के बाद भी उसका तापमान बढ़ नहीं रहा, यानी बर्फ का तो 0 होना ही चाहिए क्योंकि बर्फ पे 0 रहती है, लेकिन इस पानी का भी 0 है, लेकिन हम टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, बाकी हीट जा कहाँ रही है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हमने क्या करना है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। और जब भी सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी है एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी के रूप में हम क्या दे रहे हैं हीट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सॉलिड के जो बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे भाई, आकर्षण बल सॉलिड में ज्यादा है, और जब उस आकर्षण बल को तोड़ेंगे तभी तो वो जाकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का प्रयोग हो जा रहा है, और उसी कारण जो है तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। जब जो है ये तापमान में वृद्धि तब शुरू होगी जब ये पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जब बात करी जाएगी गतिज ऊर्जा ज्यादा किसमें है तो याद रखेंगे लिक्विड में ही गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी और सॉलिड में कम रहेगी उस स्थिति में। अब यही क्या कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ये बात हो गई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। ऐसे ही आपका एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पीकरण की हीट, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की जरूरत कब है जब हम क्या लेंगे कोई पानी लिए हैं और इस पानी को अब हमें क्या करना है बॉयल करना है। पानी को क्या करेंगे बॉयल करेंगे। तो दोनों का अब जाहिर सी बात है अगर हम किसी यानी हम कह सकते हैं ये कब होगी जब हम किसी लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करेंगे गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या देंगे टेम्परेचर देंगे हीट करेंगे। अब जब हम हीट देंगे तो चाहे हमारा ये पानी हो, अगर ये पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है और ये जो वेपर है ये भी कितना टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वेपर का भी टेम्परेचर सेम रहेगा और पानी का भी टेम्परेचर सेम रहेगा। तो बाकी हम हीट तो दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर मेंटेन है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए फिर क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब क्या करना है हमें इंटरमोलिकुलर स्पेस और बनाना है जिसके लिए हम बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन जब भी बात की जाए कि गतिज ऊर्जा ज्यादा किसमें है पानी में ज्यादा है या फिर इस वाष्प में ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा वाष्प में ज्यादा रहेगी उबलते हुए पानी की अपेक्षा। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना वगैरह बनाए तो सावधानी से बनाए। कभी आपने हलवा बनाया हो और जब हलवा बनाते हैं तो हलवे में हम क्या करते हैं पहले सूजी का हलवा बनाते हैं तो सूजी का हलवा पहले बढ़िया सूजी को हम एक कढ़ाई में भूनते हैं है ना सुनहरा भूरा होने तक, ठीक है सुनहरा भूरा होने तक भूनते हैं। और जब सुनहरा भूरा होने तक हम भूनते हैं उसके बाद हम इसमें पानी डालते हैं या दूध जो भी डालो, ठीक है पानी दूध जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो डालते हैं। अगर आपने पानी डाला
और ये पानी डालने का तरीका अगर आपका गलत हुआ तो बहुत आसानी से आप जल सकते हैं। हाँ, अगर पानी से डाला तो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जैसे हम इसमें पानी तुरंत उबलना शुरू हो जाता है और वो भाप बन करके उबलता है, और वो भाप से जल्दी जलता है कोई इन कंपैरिजन टू पानी। पानी से ज्यादा भाप का जलना घातक होता है। क्यों? कि भाप के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं। इसीलिए जब भी हलवा बनाइए तो पानी किनारे से डालें। जब भी कोई बर्तन उठा करके चेक करना है कि पक गया है कि नहीं, तो ये नहीं कि उस कोने से उठा करके इधर करना है, नहीं, साइड से साइड करिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी जलने का खतरा रहता है। मैं एक बार जल गई थी, ऐसे छोटी सी थी। हलवा बनाते टाइम नहीं, ऐसे कुछ उबल रहा था, मुझे भी बड़ी शौक लगी थी, जाकर के मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे लगता है 5th 6th में पढ़ती रहूं, मुझे भी शौक था कि जाके देखूं। सब लोग चेक कर रहे थे, आलू उबलने के लिए रखी थी कि पक गई है कि नहीं, तो मैं भी गई, मैंने कहा सब स्टाइल मारते हैं, मैं भी जाऊं देख के आऊं। और मैंने भी ऐसे हटाया और 3 उंगलियां मेरी जल गई थी, और जली दाहिने हाथ की थी। प्रॉफिट ये था कि 3 4 महीने होमवर्क नहीं करना था, आराम से। अब मेरा सब होमवर्क कभी मम्मी लिखे, या क्लास वर्क भी लिख तो पाते नहीं थे, तो कॉपी ले आते थे, तो मेरी बुआ, कभी मेरी कजन, कभी मम्मी, सब मेरे सारा चीज लिखती थी, फाइल वाइल सब बन रही थी आराम से। हाँ, लेकिन ये जब दर्द हुआ, अब ये चीज सब समझते नहीं ना, सबको ये लगता था गर्म पानी से ज्यादा तेज से जला जाता है, और मैं रो रही थी, तो सबको ये लगता था कि अरे ये नाटक कर रही है, इसको इतना लगा नहीं है, सब यही बोल रहे थे। और जब खूब फूल गया इतना इतना तक, तब कह रहे हैं, हाँ सच में जली है। मतलब जब तक फूला नहीं था तब तक मुझे ये यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल था कि जल गए, सबको नाटक लग रहा था। फिर ये बाद में पता चला लोगों को, अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया ना ये वाला, कि लेटेंट हीट ज्यादा कहाँ पर है, लिक्विड में। और हलवा बनाते टाइम मेरी सिस्टर जल गई, तो दोनों केस हो चुका है, इसलिए मैं स्पेशली ये वाला बता ही देती हूँ, ताकि जो है इन फ्यूचर ना हो जले, है ना। और फिर साइंस पढ़ाने का फायदा ही क्या, जब उसके जो है एप्लीकेशंस तो बता रहे हैं, लेकिन जो है उससे जो खतरा है उससे भी बचना जरूरी है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है एक टर्म आपका आता है इवापोरेशन। अब देखो, इवापोरेशन भी वाष्पीकरण है और वेपोराइजेशन भी वाष्पीकरण है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में दोनों प्रोसेस अलग। इसलिए जब भी इवापोरेशन वेपोराइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको एक विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक बार इंग्लिश में जरूर चेक कर लेना है कि ये पूछा, क्योंकि आपको ऑप्शन दो तो जगह वाष्पीकरण वाष्पीकरण मिल जाएगा। अब आप तो खुश, अच्छा दो दो है, किसी पे भी लगाओ ना, इस पे नहीं, इस पे मन कर रहा है, इस पे लगा देते। कभी कभी ऐसा होता है, दो ऑप्शन सेम मिल जाते, बड़ी खुशी होती है, किस पे क्लिक करें। और मतलब ये तो आपका मान लो ऑफलाइन वो पेपर है कि जो है जिसमें आप मिटा नहीं सकते हो, और ऑनलाइन में तो बच्चे बड़ा खेलते हैं, अच्छा एक क्लिक किया, 4 6 क्वेश्चन सॉल्व कर, नहीं 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 कर रहा, चलो सी सी पे लगा दे, है ना, वो ऐसे ही करते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। दरअसल दोनों में अंतर क्या है, दोनों की प्रक्रिया सेम नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन रिजल्ट सेम। यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन जो है वेपोराइजेशन में भी है, और इवापोरेशन में भी है, लिक्विड से गैस में ही कन्वर्जन, यहाँ पर भी लिक्विड से गैस में, लेकिन शर्त क्या है, तापमान क्वथनांक से कम होना चाहिए। यानी अगर कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित हो रहा है लेकिन वो उबले नहीं, ठीक है, यानी किसी भी ठोस का, नहीं सॉरी, किसी भी लिक्विड का गैस में परिवर्तन किंतु तापमान क्वथनांक से कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए मुझे मन हुआ कि मुझे इस पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो मैं ले जाऊं गैस पे रख दूं और वो उबलने लगे। अगर वो उबल गया
तो प्रोसेस क्या है? वेपोराइजेशन। अगर मुझे लगा ये गैस में परिवर्तित हो जाए और मैं इसको खोल के ले जाकर के कंटेनर में डाल करके, इस समय बहुत तगड़ी धूप है, धूप में रख दूं और आधा हो गया, गायब हो गया, तो वो क्या है? इवापोरेशन। हमारा जो कपड़ा सूख रहा है वो किसकी वजह से सूख रहा है? इवापोरेशन की वजह से सूख रहा है। कपड़ा उबाल के थोड़ी ना सुखा रहे हैं, है ना? तो वो धूप से सुखा रहे हैं, तो वो क्या है? इवापोरेशन। घड़े में जो पानी ठंडा रह रहा है वो भी इवापोरेशन की वजह से ही ठंडा रह रहा है। घड़े का पानी कैसे ठंडा रह रहा है? तो जब भी घड़ा बनाते हैं तो उसमें गोबर डाल देते हैं, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में डालते हैं, घोड़े का गोबर डाल देते हैं, ठीक है? तो जब भी कुछ भी बनाया जाता है मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन बनाते समय अगर गोबर डाल दिया गया और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन को पकाते भी हैं, तपाते हैं, ताकि बर्तन में मजबूती आ जाए। तो जब भी उसको तपाते हैं तो जो गोबर रहता है वो जल जाता है, और जहां पर गोबर था वो जल गया और बीच बीच में छोटा छोटा पोर हो जाता है। इसीलिए जब भी आप घड़े में कुछ भी या किसी भी मिट्टी के बर्तन में कुछ भरते हैं तो वो बहुत जल्दी सोख लेता है पहली बार, है ना, क्योंकि सारे पोर्स फुल हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो पोर होता है, इसी पोर के बाहर जो है, आपको जब भी मिट्टी के बर्तन में कुछ पानी वगैरह रखेंगे तो आपको गीला गीला नजर आता है। वो गीला क्यों रहता है? क्योंकि ये जो पोर है इसी से पानी बाहर रिसता है, और जिसकी वजह से आपको गीला मिल जाता है, ठीक है? अब होता क्या है कि ये जो गीला है, तो अब जो है ये वाष्पीकृत भी होगा, यानी इवापोरेट होगा। और इवापोरेशन को याद रखना, हमेशा एनर्जी चाहिए होगी। बिना एनर्जी के, बिना टेम्परेचर के इवापोरेशन नहीं होगा। जितना ज्यादा तापमान होगा उतना फास्ट इवापोरेशन होगा। अब होगा क्या कि जब घड़ा है, घड़े के ऊपर का जो पानी है ये वाष्पीकृत होगा, तो ये क्या करेगा? घड़े की ऊर्जा ले लेगा, और घड़े की जो उष्मा ऊर्जा है, जब वो लेकर के पानी इवापोरेट हो गया तो बचा हुआ हिस्सा जो है पानी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि उसकी, अच्छा इसको बेहतर तरीके से समझो, ये घड़ा वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो। नेल पेंट रिमूवर लगाया कभी? ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है। तो जैसे ही आप उसको निकालते हो, पेट्रोल है ये सारी चीजें, तो इन जिन चीजों के बॉइलिंग पॉइंट जितने कम होंगे वो उतनी आसानी से इवापोरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो जब नेल पेंट रिमूवर आप लगाते हो तो आपको ठंडा क्यों महसूस होता है? दरअसल वो इवापोरेट होता है। क्या होगा? इवापोरेट होगा। और इवापोरेट होगा नहीं, कहीं जल्दी से बंद करो नहीं उड़ जाएगा, यही तो करते हैं ना। अब वो इवापोरेट होगा, और इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के इवापोरेशन नहीं होगा। तो वो एनर्जी कहाँ से ले लेता है? हमारे हाथ की एनर्जी ले लेता है, इसीलिए हमको ठंडा महसूस होता है। यही कॉन्सेप्ट किसमें आया? घड़े में आया। तो वो घड़े का पानी क्या हुआ? बाहर वाला इवापोरेट हुआ घड़े की हीट एनर्जी लेके। अब घड़ा क्या हो गया? ठंडा हो गया। पसीना होता है गर्मी में, अब पसीने के बाद जब पंखे के नीचे आते हो तो बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि कपड़ा भीगा है। और जब आप पंखे के नीचे आए तो कपड़ा सूखना शुरू हुआ। धूप में क्यों नहीं सूखा? क्योंकि धूप में जितना सूख रहा था उतना पसीना भी तो हो रहा था, इसलिए सूखा नहीं। और जब आप पंखे के नीचे आए तो अब पसीना आना बंद हुआ। अब क्या होगा? आपका कपड़ा सूखेगा, और जब कपड़ा सूखेगा तो पानी इवापोरेट होगा। और पानी को इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से लेगा? वो आसपास के वातावरण से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। और उस समय की सराउंडिंग कौन सा है? हमारा खुद का शरीर है। तो हमारे शरीर की हीट एनर्जी लेकर के वो इवापोरेट होता है, और जब तक इवापोरेशन होता है तब तक ठंडा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगती है, एसी चलाओ अब, है ना। ये फीलिंग इसीलिए आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इवापोरेशन के उदाहरण हुए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर जो होंगे वो प्रभावित करेंगे इवापोरेशन को। तो फैक्टर की अगर बात की जाए तो हमारा फैक्टर क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, तापमान हो सकता है, और क्या हो सकता है? विंड हो सकती है, हवा हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। हाँ, और उसके बाद जो है
नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, नमी, ह्यूमिडिटी। देखो इनमें से इवापोरेशन कब, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। गर्मी में आप देखते हैं बहुत आसानी से कपड़े सूख जाते हैं, इसका मतलब जल्दी पानी इवापोरेट हो गया। हवा चलती है तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। कम कैसे होगा, है ना। अभी देखो आपके ठंडी में कपड़े नहीं सूखते हैं, बारिश में नहीं सूखते, तो आप पंखे के नीचे लगा देते हो और पंखे के नीचे मतलब हवा दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब इवापोरेशन बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। कपड़े तह करके रखोगे तब जल्दी सूखेगा, या उसको फैला देंगे तो फैलाने पे जल्दी सूखेगा। और नमी रहेगी बढ़ेगी तो कपड़ा क्या होगा, देरी में सूखेगा, है ना। इसीलिए आपको बारिश में और ठंडियों में कपड़े देरी से सूखने को, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई इवापोरेशन के बारे में, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लो कि आपने क्या लिया, कोई आइस ली और उसको आपने कंटेनर में डाल दिया, और जिस कंटेनर में डाला उसमें पानी भी था। अब ये पूछ लेता है कि मान लो अगर हमने बर्फ को पानी में डाला है तो वो कितना डूबेगा कितना तैरेगा। 1/10। पानी है और ये आपकी बर्फ है, तैरेगा कितना डूबेगा कितना, 1/10 तैरेगा और 9/10 डूबेगा। यानी तैरेगा कितना, कुल कितना पार्ट है, 10। कुल पार्ट 10 होता है, ठीक है। तैरेगा 1 पार्ट, डूबेगा 9। 9 पार्ट। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा, अगर पूछ रहा है कितना तैरा कितना डूबा, 1/10। पूछा कितना डूबा कितना जो है कुल का, तो 9/10। पूछा कितना तैरा कितना डूबा, 1/9, ठीक। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया, ठीक है। इसीलिए तो टाइटैनिक डूब गई थी, आइसबर्ग से टकराई थी। अब उसका जो पायलट था उसने पढ़ाई नहीं की थी, समझ में नहीं आया कि ऐसे ही जो है चलाने के लिए उसको रख ले, क्योंकि इन सब में मेनली जो होते हैं अगर ट्रेन अगर होते हैं तो ये फिजिक्स वगैरह साइंस ही पढ़ के जाते हैं, है ना। कुछ आइडिया रहता होगा तब तक। हाँ, तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को स्पेशली फिजिक्स, या आप कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लोग पढ़ते हैं वो भी इसी फील्ड में जाते हैं, साइंस तो एटलीस्ट पढ़े होते हैं। अब इन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी इसलिए ये वाली बात समझ में हो सकता है तब के समय में। दरअसल उसमें क्या था कि शायद जो देख रहा था, जैसे होता नहीं कि एक होते हैं कि ऑब्जर्वर भी होते हैं कि आसपास की चीजों की, तो ऑब्जर्वर को लगा था कि हो गई छोटी सी टुकड़ा, क्या करना है। तो ये सब कोई कॉन्सेप्ट था, मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन बस उनको ये लगा था कि इतना छोटा सा टुकड़ा है, क्या ही कर लेगा, हम तो इतनी बड़ी टाइटैनिक लेके जा रहे हैं, और फिर खुशी भी रही होगी ना इतनी बड़ी जहाज लेके जा रहे हैं। पता चला कि वो दिख जो पाट रहा था वो एक हिस्सा था, 9 तो डूबा हुआ था, ठीक है। 90% तो नीचे हो था, और अंदाजा अगर होता कि 90 नीचे हो सकता है तो हाँ, और एट अ टाइम अगर दूर से नहीं पता चला तो भाई इतनी चीज बड़ी चीज मोड़ना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। इतनी सुविधापूर्ण थी सब कुछ, कितनी बेहतरीन थी। चलो ये तो बात हो गई बर्फ का कितना डूबेगा कितना तैरेगा। ये जितनी भी बातें थी अभी सारी सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। आपको पानी में कुछ भी दिखेगा ना ऐसा व्हाइट टाइप का लगेगा, नहीं भैया दूर ही रहो इससे।
वो उसके लिए दिमाग दिख रहा है ना, हम अंदर है। हाँ, और क्या, सही बात है। और सही मायने में होना भी यही चाहिए भाई। जो बड़ी बड़ी वहां पर जानवर होते हैं, मछलियां वगैरह या फिर स्तनधारी, जो भी वो शिकार करने के उसमें बैठे हुए हैं या कुछ भी, तो वो आपको पूरा थोड़ी ना दिखाएंगे अपना, चालाक होते हैं। या फिर जो है आपका यही आईसी है, ठीक है। तो जो चीज को हम पूरी ना देख पाए, उसको ये तो अंदाजा नहीं लगाना चाहिए छोटा हो। तभी एक कहावत भी है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो भाई ठीक है, पहाड़ खोदा चुईया निकल गई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चुईया समझ के पहाड़ हो जाना, यहाँ उल्टा हो जाता है ना। तो होता क्या कि जहाँ हमारे फायदे की बात रहती है वहां पर पहाड़ खोदते हैं, चुईया निकल जाती है। जहां नुकसान की बात रहती है वहां चुईया दिखती है और पहाड़ जैसी मुसीबत आ जाती है। तो ऐसी ये सारी चीजें सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। तो कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही अनदेखा या छोटा समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। देखो, जब भी पूछे कि प्लाज्मा मैटर की कौन सी स्टेट है, तो याद रखेंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की, पदार्थ की चौथी अवस्था। कैसे बन सकती है, देखिएगा, जो भी हमारी गैसें होती हैं जिनके ऊपर वो होता आयंस होते हैं, यानी चार्जेस होते हैं। जैसे होता क्या है, गैसें के ऊपर चार्ज होता है, मतलब हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज होते हैं। क्या चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिनके ऊपर ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, उन्हें हम आयनीकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो आयनीकृत गैसें हैं, आयनीकृत गैसों को लेना है और उन्हें हमें क्या करना है, हाई टेम्परेचर देना है। और जैसे ही हम इनको हाई टेम्परेचर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगी प्लाज्मा में। ठीक है, आयनीकृत गैसों को हम हाई टेम्परेचर से प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था कौन है, तो वो प्लाज्मा है, सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट है, एक्टिवेटेड स्टेट है। एग्जाम्पल कहां पर मिलेगा आपको, तो सूर्य की जो चमक है, और सूर्य भी क्या एक तारा है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं तारों में चमक, शाइनिंग इन स्टार। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है ना, ट्यूबलाइट्स, जो भी आपके बल्ब वगैरह जल रहे हैं, ये भी क्या है, प्लाज्मा की एग्जाम्पल। बिजली जो कड़कती है वो भी क्या है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल, है ना। बिजली का चमकना, ये सब क्या है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट है हमारी बीईसी। बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसका नाम यही क्यों रखा गया, इसकी भी कहानी है। दरअसल इंडिया का एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। हाँ, उनके नाम पे रखा गया। हाँ, तो और एक ये जो आइंस्टीन है, ठीक है, दोनों लोग के नाम पर। तो होता क्या है, जो इंडिया के साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस जिनका नाम था, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया, एक कैलकुलेशन करी, क्योंकि इन्होंने प्लाज्मा के बारे में
तो इनको लगा क्यों ना हम इसको उल्टा करके देखें, क्या संभव हो पाएगी कि मैटर की 5वीं स्टेट बन जाए। तो इन्होंने कैलकुलेशन करी और गणना करके इन्होंने बताया कि पदार्थ की 5वीं स्टेट भी बनाई जा सकती है। उन्हीं की कैलकुलेशन पर आगे काम किया आइंस्टीन, फिर जाकर के ये बात प्रूफ हुई। तो इन्हीं दोनों लोगों को सम्मानित करने के लिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रख दिया। अभी ये प्लाज्मा की उल्टी, यानी हमें यहाँ पर वहां पर क्या कर रहे थे, आयनीकृत गैसेस को गर्म कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, आयनीकृत गैसेस को ठंडा करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर देंगे, कम ताप देंगे। और इसकी हम लो डेंसिटी करेंगे। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। कोई चीज कितनी घनी है, यही क्या है, डेंसिटी होती है। अगर कभी भी पूछे कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगी सॉलिड में, मिनिमम किसमें मिलेगी, गैस में, और बीच की क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। ठीक है, पता कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो जितना ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जितना कम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस उतनी जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज हो पाएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए इसका मतलब वो घना ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, गैसेस की सबसे कम। तो इनकी हमें क्या करना है, टेम्परेचर भी कम कर देना है और डेंसिटी यानी घनत्व भी कम करना है। कितना कम करना है, तो जितना भी था उससे 1,00,000 गुना कम करना, जो भी था उससे 1,00,000 गुना कम करेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा, बीईसी मिलेगा। और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है और ये कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है, ये लैब में बनाई गई है, यानी कृत्रिम अवस्था। ठीक है, अब यहीं से टर्म उठ करके आता है आपका परम ताप। परम ताप जिसे आप बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है धरती का अब तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, माना जाता है ये सबसे कम तापमान। इससे कम तापमान आज की डेट पर प्राप्त नहीं किया गया, आज की डेट तक है, इन फ्यूचर हो जाएगा, हो सकता है, विज्ञान है, आगे कभी भी रिजिड नहीं रहता, चीजों में परिवर्तन की बातें करता है। तो कितना होता है ये, तो याद रखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये कहाँ मिलता होगा इतना -2 डिग्री सेल्सियस, अंटार्कटिका में? जनरली क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब जैसे -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान होता है। जब भी किसी चीज को बहुत लंबे समय तक स्टोर रखना होता है तो उसके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम आपने सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ पर लंबे समय पर तक कोई भी चीजों को, जैसे किसी बीज को या किसी जीव को लंबे समय तक संरक्षित रखना है, किसी बॉडी पार्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ये होता है आपका -106 डिग्री सेल्सियस पर।
किसमें होता है? तो ये लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत बार पूछता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका प्रयोग किया जाता है या इसका तापमान कितना होता है। हो गया? ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी स्टेट ऑफ मैटर। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसिड और बेस। ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं कि जो चीज खट्टी है वो अम्ल है। अम्ल है और जो कड़वी है वो क्षार। कॉफी पीती है, कैसी लगती है? कड़वी है या मीठी है? कड़वी होती है ना। रियल टेस्ट क्या है? कड़वा है। तो एसिड होगा या बेस होगा? बेस होगा। क्योंकि कड़वा है तो बेस होगा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं? पीएच टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा कड़वी चीज क्षार नहीं होती और खट्टी चीज अम्ल नहीं होती। हाँ, ज्यादातर चीजों में होती है चीजें, लेकिन हमेशा सही नहीं होता टेस्ट के बेसिस पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच टेस्ट करते हैं। अब ये जो पीएच है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता, या फिर इसे हम पॉन्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखा हुआ आपको मिल सकता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पॉन्टेज। ठीक है, अब इसे हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन ही क्यों नाम दिया? तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि मान लो आपने कोई एसिड लिया जो कि क्या है? HCl है, और कोई बेस है वो क्या है? NaOH है। तो जब भी आप किसी एसिड या बेस को पानी में डालते हो तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। आप अगर देखें तो यहाँ पर आगे की चीज और यहाँ पर पीछे की चीज बदली हुई है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयन आपको कॉमन नजर आ रहा है। अब हाइड्रोजन कॉमन है, इसका मतलब उसी के पावर की बात हो रही है। किस पावर की बात हो रही है? कि पानी में डालने के बाद कितनी जल्दी ये अपने टुकड़ों में टूट जाएंगे। टुकड़ों में टूटते हैं, जल्दी से टूट गए। एसिड होगा या बेस होगा, स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। अगर इनको टूटने में टाइम लगा, पूरी तरह से नहीं टूटे, तो ये क्या होंगे? दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे। ठीक है, पीएच रेंज की अगर आपसे बात की जाए कि कितनी होती है, पीएच की रेंज हमारी 0 से 14 होती है, जिसमें से 0 से 7 अम्लीय होता है। एसिड होता है यानी अम्ल होता है, और 7 से 14 बेस होता है यानी क्षार होता है। 0 से 7 एसिड है और 7 से 14 बेस है। 0 से 7 एसिड और 7 से 14 बेस, और दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। और जब भी हमें अम्ल के प्रभाव को नष्ट करना हो तो हम क्षार का प्रयोग करते हैं, और क्षार के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं, अगर हमें एसिडिटी होती है, उस स्थिति में जो भी हम मेडिसिन खा रहे हैं वो क्या होगी? क्षारीय होगी, बेसिक होगी। तो इसका मतलब ये दोनों मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जो हमारा 7 पीएच होगा ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल है? याद रखेंगे क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों। अब अगर आपको किसी भी एसिड को स्ट्रांग बनाना हो
या किसी भी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो क्या होना चाहिए, उसका आयंस में डिसोसिएशन जल्दी और पूरी तरह से होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ होगा, तो ये 0 के आसपास, ठीक है, 0 के आसपास एसिड होगा या मतलब अम्ल होगा या बेस यानी क्षार होगा, तो वो होगा 14 के आसपास। यानी अगर कोई हमारा अम्ल की बात करते हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीएच 0 के जितने आसपास रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, और बेस है तो जितना वो 14 के आसपास रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 7 के पास चाहे एसिड रहेगा या बेस रहेगा, दोनों ही क्या रहेगा, वीक रहेगा, उदासीन, कमजोर रहेगा, दुर्बल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हम लोग एसिड और बेस के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतनी दिन छुट्टी थी, क्या किया आप लोगों ने? टेस्ट था वो क्वालिटी का, उसकी तैयारी करी, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करी और बायोलॉजी किया था, क्लास देखी थी क्लास, लेकिन बस 2 ही क्लास देखी है ना? एक दिन घूमने चले गए, एक दिन घूमने चले, बस पूरा हो गया 1 हफ्ता, है ना? मुझे लगता है शुक्रवार को क्लास की थी आपकी, शुक्रवार को क्लास हुई थी, शनिवार से आपकी क्लास नहीं हो रही है। फिर आज तो मैंने स्पेशली मैंने कहा चलो इतने दिन से छुट्टी थी, आज तो छुट्टी नहीं करेंगे। कुछ दिन हम लोग आ गए थे, पता नहीं था, फिर सर ने कहा कि घर देंगे, मन का बर्थडे था, आपका बर्थडे था। हाँ उस दिन था, शुक्रवार को ही था। आप अब लीव में क्या ही बोल रहा हो, थैंक यू। तो शुक्रवार को बर्थडे भी था और जो है घर भी जाना था। तो अच्छा हाँ, फ्राइडे थर्सडे को आपकी क्लास थी। हाँ थर्सडे, मैं बर्थडे की वजह से एब्सेंट नहीं हुई थी, कुछ काम था, अब घर जाना था तो इस वजह से एब्सेंट हो गई थी। तो बर्थडे बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, है ना भाई, 1 साल तो कम ही हो जाता है ना, जिंदगी के 1 साल आपके कम हुए, उस 1 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मतलब हम पढ़ तो रहे डेली, कर भी रहे डेली, तो वही का वही है। दरअसल होता क्या है, जब तक हमें किसी चीज का, जैसे कहते हैं ना, फल कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन जब तक फल नहीं मिलता है तब तक कर्म की तीव्रता भी जो है एक स्टैटिक उसमें आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सालों साल किसी एक चीज पे करे जा रहे हैं बट उसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि जो है हमारा कुछ भी फल नहीं मिला या हमारा कोई रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक लगता है कुछ किया नहीं। और कारण क्या है, जिस फील्ड में हम हैं वहां पर क्या है, उसी फील्ड को आप अपना 100% दोगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो अगर आप 10 जगहों पर हाथ मारोगे तो कुछ होता भी नहीं है किसी चीज में। लेकिन हाँ, एक चीज हमें ये याद रखनी है, हम क्या जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम जाना चाह रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में जाने क्यों नहीं जा पा रहे हैं इसका हमें पता चलता है। जैसे हमें जाना तो बहुत लोगों को है, आप देखेंगे चाहे बीपीएससी का फॉर्म हो या यूपीपीएससी का फॉर्म हो या आपके आईएएस के फॉर्म हो, हर फॉर्म में अभी देखो यूपीपीसीएस का आया है, मुझे लगता है 400 वैकेंसी के आसपास है शायद, ठीक है, या आपकी भाई 1000-1200 वैकेंसीज कभी कभी आती है, किसी किसी साल आती है, 300-400 पीसीएस में वैकेंसी आती है, और आपके यूपीएससी में भी कितनी आती है, 1000-1200 आ गई, बहुत आ गई, नहीं तो जनरली 1000 के, हाँ ये 900-1000 यही सब रहती है वैकेंसी। यानी और फॉर्म भरने वाले क्या है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, है ना, यानी इतने कम सीट के लिए इतने ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं। तो उस फाइटिंग में कुछ लोग ऐसे थे जो सालों साल फाइटिंग कर रहे थे, फिर अचानक से आ गए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना।
तो सबसे बड़ी बात है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम अपनी कमियों को पहचानें और पहचानने के बाद एक्सेप्ट करें। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कमियां पहचान जाते हैं, जैसे उनको पता है कि उनका सिलेक्शन इस सब्जेक्ट की वजह से नहीं हो रहा, हो सकता है किसी का साइंस की वजह से ना हो रहा, किसी हिस्ट्री की वजह से ना हो रहा, किसी का ज्योग्राफी वीक हो, किसी का इकोनॉमिक्स वीक हो, या किसी का ओवरऑल बहुत कुछ वीक हो। उस वीकनेस में देखो, कोई एक सब्जेक्ट तो आपका प्री नहीं रोक सकता, प्री नहीं रोक सकता है, मेंस तक तो आपको ले जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना जरूरी, क्योंकि लिखोगे क्या, प्री में तो कुछ नहीं, तुक्का मार के चले गए, लेकिन मेंस में ये काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपकी कट ऑफ अगर 100 नंबर ही जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप जो है 100 नंबर भी नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपके मल्टीपल सब्जेक्ट वीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट वीक है, हमको पता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हमको कोई तरीका भी बताता है, लेकिन हम अपने पुराने तरीके पर अडिग होते हैं, नहीं हमें ऐसे ही करना है, हमें ऐसे ही करना। तो उस चीज की रिजिडिटी को तोड़ना होगा, और अपने चीज जो भी हमारे, अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, अब जैसे उन्हें यूपीपीसीएस देना है या बीपीएससी देना, जो भी एग्जाम देना, वो तब तक तैयारी में नहीं आते हैं जब तक उनको नोटिफिकेशन ना दिख जाए। भाई कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, 6 महीने में तो आप एसएससी नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, आप एमटीएस नहीं क्वालिफाई कर सकते हो अगर ढंग से ना पढ़ो तो। नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी एग्जाम की अगर किसी भी बच्चे ने तैयारी की, तो पॉसिबल ही नहीं है वो सॉल्व एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। और हर चीज की एक सीमित लिमिटेड आप कह सकते हैं होने का टाइम पीरियड होता है। जब तक वो मिनिमम टाइम पीरियड आप नहीं दे पाते हो और ईमानदारी से नहीं देते हो और अपनी कमियों को पहचानते हुए इम्प्रूवमेंट करते हुए नहीं देते हो, तब तक सिलेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई हमारा, मान लो एग्जाम है, मान लो पीसीएस के बारे में बात कर लें, कि पीसीएस को अगर टोटल ईमानदारी के साथ आपने लगातार 2000 घंटे दे लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये मान लो हमारा टारगेट। एक फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हो ना मैगी बनी 2 मिनट में, क्या मैगी 2 मिनट में बनती है? नहीं बनती है, लेकिन उस मैगी को बनाने के लिए हमने क्या किया है, 10 से 15 मिनट का समय दिया है। अब ये 10 से 15 मिनट का समय डिसाइड करेगा मैगी कैसे बनेगी। तो अब ये मैगी को आप 10 से 15 मिनट में भी बना सकते हो, आप चाहो तो मैगी को 1 घंटे में भी बना सकते हो। 1 घंटे में कैसे बनाओगे? और चाहो तो इस मैगी को जला जलू के 5 मिनट में बना दो। 5 मिनट में बनाओगे, टेम्परेचर हाई दे दोगे, जल जाएगी। 1 घंटे में बनाओगे यानी स्लो आपने टेम्परेचर एकदम रखा है, ठीक है, अब आधे घंटे तक तो पानी नहीं उबला, तो क्या मैगी खाक बनेगी? ये जो हमारा बेस्ट टेम्परेचर है, मीडियम टेम्परेचर देना है, बढ़िया से बनाना है। वही चीज हमारे एग्जाम के लिए भी होता है। आप क्या किए, बहुत मोटिवेट हो गए किसी की वीडियो देख करके और लाए 15 घंटे 2 दिन पढ़ लिए। जो भी कहता है ना 18 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, सब झूठ बोलते हैं। भाई मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे की नींद चाहिए। जैसे कुछ लोग होते कहते हैं हमने 4 घंटे की कर ली, वो एक्सेप्शन लोग होते हैं, जनरल लोग नहीं होते हैं। हाँ कभी कभी हो जाता है, मिनिमम हमारी जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो 6 घंटे की है ही है, 6 से 8 घंटे की है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हमारी, ठीक है, नींद 6 घंटे की अगर हमारी नींद है, तो क्या हम कहीं पर आए जाएंगे नहीं, या हमारी जो जनरल प्रोसेसेस हैं, बाथरूम है, ब्रश है, नहाना, खाना पीना, ये सब आप कितना भी कम से कम करोगे, इसको दिन भर में आपके 2 घंटे चले ही जाते हैं। और अगर आप खाना बनाते हो तो ये आपके 4 घंटे ले गए। यहाँ पर खाना बनाना आपके लिए मुश्किल है, क्यों? कारण क्या है, आप अकेले के लिए बनाओगे तो जाहिर सी बात है सिंगल चूल्हा रखोगे, ठीक है। अब आपने एक बार चावल बनाया, दोबारा दाल बना रहे, ठीक है, एक ही कुकर रखोगे। घर पे ऑप्शन है कि 2 कुकर है, 2 चूल्हा है, एक पे दाल रख दिया, एक पर चावल रख दिया। जैसे दाल चावल, चावल हो गया, दाल में थोड़ा टाइम लगा, तुरंत जो है एक साइड सब्जी रख दी। हमारे पास तो संभव ही नहीं कि हम दाल चावल रोटी सब्जी बना के खा लें, सीधी सी बात। और अगर हम खाने शुरू कर दिए तो इसका मतलब हमारा काम क्या है, भोजन है, हम है ही नहीं इसमें फील्ड में। 8 घंटे तो आपके ऐसे ही जनरल वे में चले जाते हैं, बचे कितने? 16 घंटे। अब वो 16 घंटे आप लगातार, आपका ब्रेन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, है ना। ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता, ब्रेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट तक
एक साथ फोकस कर सकता है। 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा ना रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो है मतलब फिर गए अब सीधा चाय लेनी है, ये कुछ नहीं। 2-4 मिनट के लिए इधर उधर अपना हो जाओ, टहल लो, या कुछ अपना ही देख लो क्या जो पढ़ रहे थे क्या छूटा, ये सारी चीजें देख लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि हमारी चीजें किस टाइम पे जैसे इम्प्रूव करती। जैसे मेरे लिए एक बार था कि मुझे ना चॉकलेट अगर मैं खाती थी मेरा बड़ा पढ़ने का मन करता था, मेरे साथ ऐसा था उस टाइम पे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरी चॉकलेट ले आती थी बस एक ही बार में खाना शुरू कर। तो मैं उस टाइम पे चॉकलेट वाले बिस्किट और चॉकलेट अपने पास रखती थी। और जब मुझे पढ़ती थी और मुझे लगता था कि अब जैसे होता क्या हमारी बॉडी में, जाहिर सी बात है जब ब्रेन वर्क करेगा तो ब्रेन को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो मैं क्या करती थी, एक बाइट हल्का सा लेती थी और उसको मुंह में डाल लेती थी। मेरे साथ कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक काम कर जाएगा। तो ठीक है, बीच में मुझे चना गुड़ की आदत लग गई। अब मुझे चना, अब ये नहीं कि मैं खाए जा रही हूँ, आराम से रखा है चना गुड़, जब पढ़ रहे हैं तो उसको मुंह में डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो बोरियत थी वो नहीं हुई, वो बूस्ट हो गई, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पे एनर्जी तो चाहिए है। अब हम सोच रहे हैं नहीं, हम बहुत लोग कहते हैं नहीं हम 8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, 6 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, हिलते नहीं। भाई क्यों नहीं हिलते, यही तो सबसे बड़ी असफलता का कारण है कि ब्रेन को चेंज चाहिए। अब बहुत से बच्चे 10-10 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकती 10 घंटे एक सब्जेक्ट, मुझे चेंज चाहिए होता है। मुझे लगता है कि 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, अब मुझे लगता है कि ब्रेन काम करना कम कर दे, क्योंकि ब्रेन एक ही चीज बार बार क्यों करना चाहेगा, वो एक ही चीज के लिए बोरियत थोड़े टाइम में महसूस करेगा। तो अब हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अब हम पढ़ाई छोड़ दें, उससे बेटर है कि हम सब्जेक्ट चेंज कर दें। जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो ब्रेन को कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। अपने ऊपर आपके ब्रेन को कैसी स्टडी चाहिए, जरूरी नहीं जो मैं बता रही हूँ सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, हफ्ते 10 दिन अपने ऊपर रिसर्च करो कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरा पढ़ने की ओर जो मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहे और उसकी इफिशियंसी लगातार बनी रहे, वो कम ना हो। ये सारी चीजें पहचानना बहुत ही जरूरी होगा। और जैसे ये सारी चीजों का हम डिफरेंस समझ जाएंगे तो हमारी चीजें वो आसान हो जाती है। ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। मेरे से कहता है कि मैं एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 1.5 घंटे ही दे पाती हूँ, इससे ज्यादा हाँ तो ठीक है, मत दो 1.5 घंटे से ज्यादा समय। तो सुनो, तो एक काम करो, एक सब्जेक्ट को मान लो तुमने ज्योग्राफी को 1.5 घंटे दिए, अब छोड़ दो ज्योग्राफी 1.5 घंटे बाद, किताब लेके बैठे रहो और पढ़ने का मन ना लगे, उससे कोई मतलब है। उठा लो कोई दूसरा सब्जेक्ट, हिस्ट्री शुरू कर लो, 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ो, फिर मन करे तो फिर से ज्योग्राफी उठा लो, वो टॉपिक अधूरा था अब उसको पूरा कर लो, अब फिर 1.5 घंटे बाद फिर हिस्ट्री पे आ जाओ। तो ऐसे अल्टरनेट करके करोगे तो तुम्हारे 6 घंटे अगर हुए पढ़ाई के, तो 3 घंटे तुम्हारे ज्योग्राफी के हो गए, 3 हिस्ट्री के हो गए। अब इस 3 घंटे में एटलीस्ट एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है मन करे तो उसी को फिर अगले 1.5 घंटे में जाएगा। लेकिन हाँ, मिनिमम 8-10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। 18 घंटे वाली बात सर्तिया झूठ है, लेकिन जो है ये है कि 8-10-12 घंटे आपको करने ही करने पड़ेंगे। हाँ, अब देखो एग्जाम टाइम में टाइम बढ़ जाता है, तब आप फालतू चीजों पे, जैसे अभी आप मूवी देखने बैठ गए या किसी दोस्त ने आपके कहा कि चलो मेरे साथ शॉपिंग कराओ या यहाँ चले चलो वहां, या आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, उस टाइम पे आप ना कहना सीख जाते हो जब आपका एग्जाम होता है। लेकिन नॉर्मल डेज में आप उनको ना नहीं कहते हो, तो आपको लगा कि चलो आज यहाँ मार्केट लगी है, आज वहां घुमाए वहां, ये सारी चीजें आप जो है एग्जाम टाइम में कम कर देते हो, इसीलिए आपके आवर्स बढ़ जाते हैं। वरना आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे अदर कामों में, 10 घंटे भी आपने निकाल दिए तो आपके पास 14 घंटे हैं। और 14 घंटे मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सफिशियंट हैं। और आजकल तो फोन के चक्कर में दिनचर प्राणी तो कोई रहा नहीं है, रात्रिचर बन चुके हैं। ठीक है, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए आपका किस टाइम पे पढ़ने का मन लगता है।
जिस टाइम पे आपका हर किसी का पर, देखो ये सारी चीजें मैंने कहा हर किसी पर अप्लाई नहीं होती है, जिसकी जिस पर जो है अपनी चीजें अप्लाई हो उस तरह से वो करना शुरू करे। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं। हर एक इंसान में एक डिफरेंट जो है क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट तरीका, ब्रेन डिफरेंट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसके हिसाब से काम करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए सिलेक्शन। एक बार सिलेक्शन हो गया फिर इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अभी हम बात करते हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस की अगर बात की जाए तो जनरली अगर हम टेस्ट की बात करेंगे, भले हमेशा हम टेस्ट से पता ना लगा पाए, लेकिन फिर भी हम टेस्ट की बात जरूर करेंगे। तो एसिड का टेस्ट होता है खट्टा, बेस का होता है कड़वा, ठीक है। उसके अलावा हम इसका क्या करते हैं, पीएच रेंज भी जानते हैं। 0 से 7 क्या है, पीएच रेंज है एसिड की, और 7 से 14 यानी 7 से 14 है बेस की। अब उसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कलर या स्मेल के थ्रू बताती हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। ऐसी कोई भी चीज जो हमें अम्ल या क्षार का ज्ञान कराती है वो कहलाती है संकेतक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें कैसे बताएंगे, तो आपने देखा गाड़ियों का इंडिकेटर चलता है जो बताता है लेफ्ट जाता है कि राइट जाना है, तो वो क्या है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हमें कलर के माध्यम से, या हमें आप कह सकते हैं स्वाद के माध्यम से, या रंग रंग हो गया, और उसके अलावा गंध के माध्यम से यानी स्मेल के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। जो भी चीजें हमें अम्ल और क्षार का ज्ञान कराती हैं वो कहलाती हैं इंडिकेटर यानी संकेतक। तो इसी संकेतक में एक हमारा बहुत ही फेमस संकेतक है, और वो होता है हमारा लिटमस पेपर, ठीक है। तो हम बात किसकी करेंगे, लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर हमारा, जब हम बात करते हैं इसके ऊपर एसिड डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी हमारा जो नीला लिटमस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में, अगर हमने उसके ऊपर एसिड डाला है। यही अगर हमने लाल लिटमस लिया, ठीक है, लाल लिटमस लिया और इसको हमने बेस पे डाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लू लिटमस, ठीक। अब बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि लिटमस बनता किससे है, तो याद रखिएगा लिटमस बनता है लाइकेन से। ये जब आपको बायो पढ़ाया था तो भी बताया था, लाइकेन से बनता है लिटमस, ठीक है। लिटमस केवल एसिड और बेस का ही हमें नहीं बताता, बल्कि ये वायु प्रदूषण संकेतक भी है। लेकिन कौन सा, तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण संकेतक, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। कैसे बताएगा, जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण हो वहाँ पे उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन के नंबर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लाइकेन की संख्या में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लिटमस पेपर यानी लाइकेन। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, और से बहुत सारे हमारे इंडिकेटर हैं। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर हमारा होता है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी को अगर एसिड पे डाला जाए तो ये येलो की येलो ही रहती है, यानी जैसा कलर है वो जैसा ही रहेगा। और इसी टर्मरिक को अगर हम
बेस में डाल दे, याद रखिएगा ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। लाल भूरा रंग देता है। और आपने ये देखा भी होगा, कभी कभी खाना खाइए और कपड़े पर गिर जाता है और आप उसको साबुन से साफ करने की कोशिश करिए तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारा इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज। ठीक है, क्या है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देता है। ठीक है, यही मेथिल ऑरेंज बेस में यानी क्षार पे देता है पीला रंग। क्या देगा? पीला रंग देगा। एक इंडिकेटर हमारा होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो होता है ये एसिड के साथ कलरलेस होता है, रंगहीन होगा। ठीक, यही फिनोप्थिलीन बेस के साथ पिंक होता है। अब इससे एक बात ये भी पता चली कि पिंक या रेड कलर केवल एसिड ही नहीं देता, बेस भी देता है। और बच्चों के दिमाग में यही सेट रहता, एसिड ही लाल कलर देता है, पिंक है, रेड है, खतरा का निशान है एसिड, है ना। और वो जब भी फिनोप्थिलीन बेस में पूछता है कि कौन सा कलर देगा तो वो कुछ दूसरा लगा देंगे, या फिर जो है जब भी वो एसिड के साथ पूछेगा तो वो हमेशा पिंक कलर लगा देते हैं जो कि कलर। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? जो सूंघकर हमें बताएं, स्मेल से बताएं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है, उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। गंध संकेतक बोलते हैं। और ये गंध संकेतक हमारे कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, ये होते हैं हमारे क्लोव यानी लौंग, अनियन, प्याज और वनीला। ये हमारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार। एसिड और बेस का ज्ञान कराते हैं। जब भी हम लौंग में एसिड डालते हैं तो सेम स्मेल रहती है, यानी आप कह सकते हैं नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और किसी में नहीं होता है। यानी याद करना इतना आसान है कि आप सीधे लौंग, अनियन और वनीला याद करिए और सीधा याद करिए कि एसिड में कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। और बेहतरीन तरीके से आप समझे चाय क्या है, एसिड है या बेस है? एसिड है, तभी तो कहते हैं एसिडिटी होती है चाय से। चाय क्या है? एसिड है, अम्ल है। अब ये चाय जो हमारा एसिड है, और इस टाइम पे अगर आप ध्यान दें कि जब भी चाय आप पीते हैं एसिडिटी हो जाती है। चाय में कभी कभी हम लौंग डालते हैं ना चाय में लौंग, तो लौंग का स्वाद आता है कि नहीं आता? महक आती है ना। इसका मतलब महक गायब नहीं हुई, यानी एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसी स्मेल थी वैसी थी। लेकिन इसी को क्लोव को, अनियन को और वनीला को जैसे ही आप बेस में डालते हो तो इनकी स्मेल ही गायब हो जाती है, नो स्मेल। हाँ, कोई गंध नहीं जो है वो गायब। ठीक, अब उसके बाद
अब हम बात करते हैं कि कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कब होंगे। ठीक है, तो जब भी हम कहें आपसे कि कोई हमारा एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की शर्त क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की शर्त यही है कि पानी में डालने के बाद टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी वियोजित हो जाएगा। टुकड़ों में टूटना का मतलब क्या होता है? वियोजित होना। आसानी से वियोजित होगा और जल्द से जल्द वियोजित होगा और वियोजित होकर के H+ आयन देगा। जैसे HCl, HCl को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो ये H+ और Cl- में तुरंत टूट जाता है। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस को भी जैसे पानी में डाला तो तुरंत टुकड़ों में टूट जाएगा, और इसका एग्जांपल आपको मिलेगा NaOH। ठीक है, जल्दी से टुकड़ों में टूट जाएगा और टूट हो करके ये क्या करेगा? वियोजित हो जाएगा और पूरी तरह से वियोजित होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की बात हुई। जब हम बात करेंगे कि कोई एसिड या बेस हमारा वीक है, तो उसकी क्या कंडीशन है? तो जो वीक होगा यानी कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो पूरी तरह से टूटेगा नहीं, और ना ही आसानी से टूटेगा। और इसका एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा एसिटिक एसिड है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एसिटिक एसिड। जितना भी एसिड आप खा रहे हैं सारा एसिड इसका एग्जांपल, चाहे लैक्टिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो, जो भी एसिड हम लोग खा रहे हैं वो सारे इसके एग्जांपल होंगे। बेस की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसका नाम याद रखेंगे। इसी को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया। ठीक है, और इसे हम एंट एसिड भी बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। दरअसल जब भी हमें एसिडिटी होती है और जो हम दवाएं खाते हैं उन दवाओं में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उन मेडिसिन में ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें बना क्या है? एसिड, और उसके प्रभाव को हमें खत्म करना है। तो एसिड के प्रभाव को खत्म करने का काम कौन करता है? बेस। तो इसका मतलब ये एसिड के विपरीत है, इसीलिए हम इसे प्रति अम्ल बोल रहे हैं, एंट एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, इसका पीएच 10 के आसपास का होता है। अब हम बात करते हैं, हमारे कुछ सोल्यूशन होते हैं जहां पर अलग अलग एसिड पाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एक साइड आप लिखेंगे विलियन या सोल्यूशन, और दूसरा साइड इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा अम्ल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करते हैं दूध की, अरे सॉरी, खट्टे दूध की, सॉफ्ट मिल्क, खट्टा दूध या दही, कर्ड, यहां पर होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं विनेगर, सिरका, यहां पर होता है एसिटिक एसिड। ठीक, एप्पल, हाँ, सेब, मैलिक एसिड, टेमारिंड, इमली, टार्टरिक एसिड।
ठीक है। नींबू, सिट्रिक एसिड, इसी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। उसके अलावा जब चींटी काटती है, मेथनोइक है। चींटी डंक बोलेंगे आप इसको। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है नेटल स्टिंग। इन दोनों में होता है मेथनोइक। हाँ, उसमें भी यही है, मेथनोइक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये सारे जो है आपको याद रखने। उसके अलावा एक और लिखना है, टमाटर, हाँ, पालक और टमाटर। में होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब यही ऑक्सैलिक एसिड हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम से रिएक्शन कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पथरी हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पथरी हो जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है किससे कारण पथरी होती है, ऑक्सैलिक एसिड के कारण। इसीलिए जिन लोगों को पथरी होती है उन्हें ऑक्सैलिक एसिड वाली सारी चीजें मना हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए, ज्यादा खा के क्या हो। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिसका पीएच आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे सलाइवा का पीएच क्या है, तो 6.8 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, डिस्टिल वाटर का 7 होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का, जब भी वर्षा का पीएच 5.8 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे घर का पानी होता है इसका 6 से 8 के आसपास होता है। ठीक है, और क्या पूछता है, नींबू वगैरह पूछता नहीं, लेकिन अगर कभी भी पूछ ले तो नींबू का 2.5-3 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ, और उसके अलावा बात की जाए जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो अभी बताया था उसका 10 होता है, वो लिख लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 के आसपास पीएच होता है। और जब भी हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड HCl है, तो कंसंट्रेटेड HCl का जो है पीएच, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र HCl, इसका पीएच जो होता है 0 के आसपास होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। कंसंट्रेटेड NaOH यानी सांद्र NaOH का जो पीएच होगा वो आपका 14 के आसपास होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है 10 के आसपास होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल, बहुत बार पूछ लेता है आसुत जल का पीएच क्या होगा, आसुत जल का पीएच होता है 7। अगर कभी भी पूछे क्या जल से जो है में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कि नहीं होगा, जल में, हवा में, तो याद रखिएगा जल और हवा में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए आपको मिलते हैं आयंस होने चाहिए, अगर आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा बाकी है सॉल्ट के बारे में, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अभी आपके काफी कुछ बाकी है, तो ऐसे ही फास्ट फास्ट करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है फिर, है ना, वेलकम। आप ये यूपीएससी का पेपर देके तो देती हैं क्या? इस बार दिया था आपने? इस बार तो नहीं दिया था।